हेलो बच्चों, मेरा नाम है कल्पना और आप देख रहे हैं हेरी क्लासेस का यूट्यूब चैनल, जहां हम क्लास 11 की बायो के फर्स्ट चैप्टर पर आज चर्चा करेंगे। सिलेबस तो अभी न्यू आया नहीं है, लेकिन जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगी कि कौन सा पार्ट हटा है और कौन सा नहीं है। लेकिन ये तो हमारा रहेगा ही, जीव जगत फर्स्ट वाली इकाई है वो तो रहेगी, तो हम तब तक वो पढ़ते हैं। तो हम चर्चा करते हैं हमारे फर्स्ट अध्याय अध्याय 1 जीव जगत, यानी कि इस जगत में जितने भी जीव है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? जीव विज्ञान। तो हम पहले आपको मैं बता देती हूँ कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं। जीव विज्ञान तो इसका अर्थ होता है बायो और लोगोस, तो इसको हम बाद में बायोस और लोगोस, तो इसको हम बोलेंगे जीव यानी कि जीवन और अध्ययन। तो ये क्या है हमारा? जीवन का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। यानी कि जीव जंतु का अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी जीव जंतु का अध्ययन करते हैं उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतु का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। तो हमने देख लिया है कि जीव विज्ञान किसे, आपको जानकारी हो गई होगी कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं। यानी कि जीव विज्ञान यानी कि किसी भी जीव का अध्ययन, उसके बारे में परिचय जानना, या विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतु का अध्ययन किया जाता है उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। उसका अर्थ होता है बायो, लोगो यानी कि लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना, और बायोस का मतलब होता है जीवन, यानी कि जीवन का अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। तो जीव यानी कि किसी भी सजीव का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। तो ये जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था हमारा? तो उसके दो वैज्ञानिक है, पहला है लेमार्क और दूसरा है ट्वीरेनस ने दिया था। पहला है लेमार्क और ट्वीरेनस ने दिया था। जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था? लेमार्क और ट्वीरेनस ने दिया था। तो अब मैं आपको बता दूं कि जीव विज्ञान का जनक कौन है। विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो जीव विज्ञान का जनक है अरस्तु। जीव विज्ञान का जनक है हमारा अरस्तु। ठीक है, तो अब हमारे जीव विज्ञान की कितनी शाखा है? जीव विज्ञान की 2 शाखा है,
जंतु विज्ञान और दूसरा है वनस्पति विज्ञान। तो अभी हमने देखा कि जीव विज्ञान के जनक हो कौन है, तो अरस्तु है। तो जो हमारी जीव विज्ञान की मुख्यतः दो शाखा है। दो मुख्य शाखा है, पहली है जंतु विज्ञान और दूसरी है वनस्पति विज्ञान। तो हम जंतु विज्ञान को जूलॉजी और वनस्पति विज्ञान को बॉटनी कहते हैं। तो जो हमारा जंतु विज्ञान के जनक है वो है कौन? अरस्तु। वही जो हमारे जीव विज्ञान के जनक है वही हमारे जंतु विज्ञान के यानी कि जूलॉजी के जनक है। जीव विज्ञान के जनक और जंतु विज्ञान के जनक दोनों एक ही है, लेकिन जो हमारी वनस्पति विज्ञान है या बॉटनी है उसके जनक है थियोफ्रेस्टस। कौन है? हमारे बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रेस्टस है। जीव विज्ञान के जनक हमारे अरस्तु और जंतु विज्ञान के जनक है अरस्तु, लेकिन बॉटनी यानी कि जो बॉटनी वनस्पति है उसका जनक है थियोफ्रेस्टस। ठीक है, तो अब हम नॉर्मल बात हमने कर ली है। अब हमारे मुख्य बिंदु पर आते हैं, जीव जगत। तो ये जीव क्या है? जीव क्या है यानी कि जिसके अंदर किसे कहते हैं आप? जीव। सजीव किसे कहते हैं? निर्जीव किसे कहते हैं? जो सांस लेता है, जो बोल सकता है, जो गति करता है, जो श्वसन करता है, जो उत्सर्जन करता है, उसे हम सजीव कहते हैं। हमारा पहला बिंदु है सजीव क्या है। तो क्या करेंगे? निर्जीव और सजीव। तो हम क्या बोलेंगे कि सजीव बोल सकता है, और निर्जीव बोल नहीं सकता है। सजीव चल सकता है, निर्जीव चल नहीं सकता। सजीव श्वसन करते हैं, ये नहीं करते हैं। गति करते हैं, ये नहीं करते हैं। ये वृद्धि करते हैं, ये नहीं करते हैं। ये जनन करते हैं, ये नहीं करते। ये तो हमारी आम बात है कि सजीव बोल सकते हैं, श्वसन करते हैं, गति करते हैं, वृद्धि करते हैं, जनन करते हैं, श्वसन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, सभी। ये तो हमारी आम भाषा है। लेकिन निर्जीव नहीं। निर्जीव क्या है? ये हमारा पेन है, ये क्या है? निर्जीव। और हम खड़े हैं, ये क्या है? सजीव, जो कि वृद्धि कर सकते हैं, गति कर सकते हैं, उत्सर्जन कर सकते हैं। तो अब हमारी किताब में हम जीव जगत में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे कि जीव क्या है, जीव जगत में विविधता। दूसरा टॉपिक ये पढ़ेंगे। तीसरा टॉपिक है वर्गीकी संवर्ग, और हमारा चौथा टॉपिक है वर्गीकी सहायक साधन।
जिसमें से हमारा जीव क्या है ये तो कट गया है, लेकिन जब तक जीव क्या है वहां से वो हमको पता नहीं है, तो हम जीव जगत में विविधता कैसे पढ़ेंगे। तो मैं आपको पहले बताती हूँ कि जीव क्या है। सजीवों या जीवों के गुण। तो जो हमारे जीवों के गुण है, लक्षण है या विशिष्ट लक्षण है, उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। यानी कि हमारे सजीवों में जो फैक्ट है, यानी कि जो सभी सजीव कर सकते हैं, वो हमारा विशिष्ट लक्षण रहेगा। तो हमारे सजीवों में पहले हम पढ़ेंगे वृद्धि, फिर जनन, तीसरा है उपापचय क्रिया, जो पाचन में सहायक होती है। और 4 नंबर पे हमारा है संवेदनशीलता एवं अनुकूलता। तो वृद्धि क्या है, यानी कि जैसे हम छोटे बच्चे रहते हैं तो धीरे धीरे बड़े होते हैं, फिर वयस्क अवस्था में आते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं। तो ये हमारी वृद्धि है। चर्चा की थी कि जीव जगत में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, क्या क्या टॉपिक है। तो पहले हम फर्स्ट नंबर पर सजीवों यानी जीवों के गुण में भी हम देखेंगे लक्षण एवं विशिष्ट लक्षण। तो लक्षण क्या है कि आम बात है, हमारे किसी भी लक्षण होते हैं कि लक्षण है, या हम बोल सकते हैं उत्सर्जन करते हैं, जनन करते हैं, ये सभी क्या है हमारे लक्षण है। लेकिन विशिष्ट लक्षण जो कि सभी जीवों में या सजीवों में पाया जाता है, उसे ही हम विशिष्ट लक्षण के रूप में मानेंगे। तो इसमें हम पहले फर्स्ट पढ़ेंगे वृद्धि, सेकंड में जनन, थर्ड में उपापचय क्रियाएं, फोर्थ में पढ़ेंगे संवेदनशीलता एवं अनुकूल या अनुकूलता और कोशिका। ठीक है, तो हम पहले नंबर पर फर्स्ट में जीव क्या है हमारा पहला टॉपिक था, तो सजीव या जीव के गुण देखेंगे। पहले वृद्धि, फिर जनन, फिर उपापचय क्रिया, फिर संवेदनशीलता एवं अनुकूलता और कोशिका। ठीक है, तो हम वृद्धि के बारे में देखते हैं। पहले वृद्धि जैसे एक जीव है या पेड़ पौधे, वृद्धि क्या होती है, किसी भी चीज का बढ़ना वृद्धि कहलाती है। यानी कि जीव है, पहले शिशु जन्म लेता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर वयस्क अवस्था में, फिर
बूढ़ा हो जाता है तो वो क्या हो गई, उसकी वृद्धि हो गई। हमने एक बीज बोया, उसमें अंकुरित हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, फिर बड़ा हो गया पेड़ और फिर बड़ा हो गया, तो क्या हो गया, ये वृद्धि हो गई। तो जीव में, सजीवों में तो वृद्धि हो गई। क्या हमारी निर्जीव में भी वृद्धि होती है? तो आप बोलेंगे कि नहीं, लेकिन होती है। तो कैसे, मैं आपको बताती हूँ कि जैसे हमने एक पर्वत देखा है या रेत का टीला देखा है, उसमें कहीं से धूल कंकड़ आके चिपक गए, इतना बड़ा हो गया, फिर धूल कंकड़ आए, किसी ने कूड़ा डाल दिया तो बड़ा हो गया। रेत का टीला तो आंधी तूफान आए और उसमें आकर जम गया पर्वत। ठीक है, तो ये क्या हमारा निर्जीव है ना, लेकिन वृद्धि तो इसमें भी हुई है। तो ये क्या है हमारा, सजीव में भी वृद्धि हुई और निर्जीव में भी वृद्धि हुई। तो ये हमारा क्या है, लक्षण है या विशिष्ट लक्षण? तो क्या है हमारा, ये लक्षण है। तो इसको हम विशिष्ट लक्षण नहीं मान सकते। ये तो हमारा निर्जीव है, लेकिन वृद्धि तो इसमें भी हुई है, तो इसको हम क्या मानेंगे, विशिष्ट लक्षण नहीं मानकर लक्षण, केवल लक्षण मानेंगे। तो हमने वृद्धि के बारे में जान लिया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वृद्धि के बारे में समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सजीवों के गुण यानी कि जीवों के गुण में हमारा पहला टॉपिक हो गया है वृद्धि, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब हमारा सेकेंड नंबर पर है जनन, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मैं पहले आपको बता देती हूँ कि जनन किसे कहते हैं, जनन कितने प्रकार का होता है और जनन हमारा विशिष्ट लक्षण है या लक्षण है। तो जनन वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपनी संतति का निर्माण करता है, उसे हम जनन कहते हैं। वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपनी संतति का निर्माण करता है, उसे जनन कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जनन किसे कहते हैं। तो जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपनी संतति का निर्माण कर सकता है। तो जो हमारा जनन है वो दो प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। इसके बारे में मैंने आपको क्लास 12 की क्लास फर्स्ट चैप्टर में मैंने बताया है, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। अलैंगिक जनन में एक ही जीव होता है, यानी कि एक ही जीव द्वारा जनन होता है और अपनी संतति का निर्माण करता है, जैसे अमीबा। तो ऐसा जनन जिसमें एक ही जीव भाग लेता है उसे हम क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन, और इसमें अपनी संतति का निर्माण करता है। अब मैं बताती हूँ आपको कि लैंगिक जनन यानी कि दो
विपरीत जनक, यानी कि दो विपरीत जीव या जनक कुछ भी कह सकते हैं, जिसमें नर प्लस मादा होती है, यानी कि जिसमें दो विपरीत मादा यानी एक नर और दूसरे मादा, तो क्या करते हैं अपनी संतति का निर्माण। इसमें एक ही जीव और इसमें दो विपरीत यानी कि अलग अलग लिंग के जीव होने चाहिए, तभी लैंगिक जनन संभव है। तो क्या सारे सजीव जनन करते हैं? तो आप बोलेंगे कि हाँ, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है कि सारे जीव लैंगिक या अलैंगिक जनन करते हैं, तो नहीं है। तो जो हमारा खच्चर होता है ना, घोड़े और गधे का मिक्स, तो आपने उतार लिया होगा। हमारे जनन के बारे में एक पाठ है, तो उसके बारे में आपको मैं विस्तार से बताऊंगी, लेकिन अभी हमारा छोटा सा टॉपिक है तो मैं आपको थोड़ा ही बता रही हूँ। सारे सजीव जनन करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि सारे सजीव जनन करते हैं? तो क्या ये मैंने आपको बताया कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बारे में बताया कि लैंगिक जनन में एक ही जीव अपनी संतति का निर्माण करते हैं और लैंगिक जनन में दो अलग अलग जीव अपनी संतति का निर्माण करते हैं। तो मैंने आपको उदाहरण भी दे दिया है। अलैंगिक जनन में अमीबा और उसमें कोई भी जीव आप ले सकते हैं, नर या मादा। तो आप बताइए कि सारे जीव जनन करते हैं, तो क्या हमारा ये विशिष्ट लक्षण है या केवल लक्षण है? तो ये हमारा, हम देखते हैं कि नहीं, जो हमारा खच्चर होता है वो जनन नहीं करता है। तो खच्चर किसे कहते हैं? घोड़े प्लस गधे, यानी कि नर और इसकी मादा, तो ये दोनों जनन करते हैं, तब ये खच्चर का निर्माण होता है। लेकिन जो खच्चर होता है वो जनन नहीं करता है, इसलिए कि मैंने आपको बताया कि विशिष्ट लक्षण किसको बोलते हैं? जिसमें कि सारे सजीव क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं या जनन करते हैं। कोई भी सजीव का गुण, यानी कि इसमें सारे गुण होने चाहिए, कोई भी सारे होने, तो हमारे इसमें जो खच्चर है वो नहीं करता। दूसरे नंबर पर हमारी आती है मधुमक्खी। मधुमक्खी के जो ड्रोन होता है, एक तो हमारी रानी मक्खी होती है और एक ड्रोन होता है, और जो तीसरे नंबर पर हमारी होती है श्रमिक होती है ना, जो फूलों पर से रस चूस कर लाती है और इकट्ठा करती है, वो हमारी क्या करती है? जनन नहीं करती है। ये दोनों जनन कर नई संतति का निर्माण करते हैं, लेकिन जो हमारी श्रमिक मक्खियाँ होती है वो जनन नहीं करती। तो मैंने आपको खच्चर का उदाहरण बता दिया और मधुमक्खी का उदाहरण बता दिया है। तो ये हमारे जनन नहीं करते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? लक्षण, विशिष्ट लक्षण या लक्षण हो गया है। तो ये हमारा केवल लक्षण
है, यह हमारा विशिष्ट लक्षण नहीं है। तो आपको जनन टॉपिक के बारे में समझ में आ गया होगा। तो हमने सजीवों के गुण के बारे में 2 टॉपिक के बारे में अध्ययन कर लिया है, जनन और पहला था हमारा वृद्धि। तीसरे नंबर पर आता है हमारा उपापचय क्रिया। तो हमारी जो उपापचय क्रिया 2 प्रकार की होती है, अपचयन क्रिया और उपचयन क्रिया। तो हम अपचयन क्रिया को कैटाबोलिक रिएक्शन और इसको एनाबोलिक रिएक्शन कहेंगे। तो केटा मतलब इसका कटा, केटा मतलब इसका टूटा, यानी कि कटा कटा। कोई भी हमारे शरीर में कोई भी चीज है तो ये हमारी टूट कट रहा है, यानी कि इसका मतलब ही केटा केटा है ना। कैटाबॉलिक यानी कि ये प्रोटीन है, तो प्रोटीन 2 अलग अलग भागों में टूट रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, अपचयन क्रिया कहेंगे, यानी कि अपचयन क्रिया या अभिक्रिया। तो कोई भी चीज टूट रही है तो क्या हो रहा है, ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है, ऊर्जा बाहर निकल रही है। इसका मतलब है कोई भी चीज का टूट जाना। हमारे शरीर में कोई भी पदार्थ का टूट जाना, जैसे कि प्रोटीन है तो प्रोटीन का टूट जाना, यदि ऊर्जा उत्सर्जन हो रही है, ऊर्जा बाहर निकल रही है, इसे ही हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन अभिक्रिया इसमें जुड़ जाना, यानी कि कोई भी कण है ये अलग अलग है तो यहाँ जुड़ रहे हैं, तो ये क्या हमारी क्या है, उपचयन अभिक्रिया, यानी कि ऊर्जा अवशोषित हो रही है या अवशोषण हो रहा है, ऊर्जा इकट्ठी हो रही है, इसको हम क्या कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया। तो क्या ये सभी कोई भी पदार्थ क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, इसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि क्या ये सभी सारे सजीवों में होता है या निर्जीवों में भी होता है क्या, तो ये जो पाचन की क्रिया होती है ये निर्जीव में नहीं होती है, ये हमारे सारे सजीवों में होती है, यानी कि कोई छोटे से छोटे जीव में भी ये पाचन की क्रिया होती है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, केंचुए में भी होती है, रेंगने वाले जंतुओं में भी होती है, प्राणियों में भी होती है और हम में भी होती है। तो सारे सजीवों में ये गुण पाया जाता है पाचन का। तो ये हमारा क्या हो गया, विशिष्ट लक्षण हो गया है, ये हमारा विशिष्ट लक्षण हो गया है। उपापचय क्रिया क्या है, हमारा विशिष्ट लक्षण। और जो हमने वृद्धि और जनन पढ़ा है वो क्या है कि हमारा लक्षण है वो निर्जीव में भी होती है और जो जनन होता है वो सारे सजीवों में नहीं होता है, इसीलिए वो हमारा विशिष्ट लक्षण नहीं है। अब हमारा 4th नंबर पर आता है संवेदनशीलता एवं अनुकूलता। तो क्या होता है संवेदनशीलता और अनुकूलता। तो संवेदनशीलता किसी भी चीज का अनुभव करना या जानना, किसी भी चीज का पता लगाना क्या होता है संवेदनशीलता। और अनुकूलता क्या है, किसी भी चीज को हम अपने हिसाब से ढाल लेना, यानी कि हम सर्दियों के मौसम में उसके हिसाब से अपने शरीर को ढाल लेते हैं, गर्मी में गर्मियों के हिसाब से। कोई भी जैसे जंतु जीव होते हैं वो भी अनुकूलता यानी कि वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढाल लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अनुकूलता। तो हमारा 4th नंबर पर आता है
शीलता एवं अनुकूलता। तो हमारे सजीवों के गुण में संवेदनशीलता एवं अनुकूलता 3rd नंबर पर आता है। तो संवेदनशीलता क्या होता है कि संवेदनशीलता किसी भी चीज का अनुभव करना कि संवेदनशीलता कहलाता है। हमें सर्दी लग रही है या ठंड लग रही है, उसके हिसाब से हमें फट से किसी गर्म चीज पर हमने हाथ रख दिया तो फट से हटा लिया, तो ये क्या हमारा संवेदनशीलता। और अनुकूलता क्या है कि किसी भी वातावरण के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना अनुकूलता कहलाता है। संवेदनशीलता हमें यह तो पता है कि सभी सजीवों में संवेदनशीलता होती है। क्या आपको पता है कि निर्जीवों में ये संवेदनशीलता नहीं है? कि बाहर कोई ये पेन पड़ा है तो मार्कर पड़ा है, तो क्या इसको सुबह आपने इसको फेंक दिया तो इसने आपको क्या सुबह आके फेंक दिया? नहीं ना। तो ये क्या है हमारी संवेदनशीलता। क्या इसको ठंड लगती है, क्या इसको गर्मी लगती है? तो ऐसा निर्जीवों में संभव नहीं है, लेकिन सजीवों में संभव है, क्योंकि वो अनुभव कर सकते हैं किसी भी चीज का। और अनुकूलता किसी भी जैसे भी जीव जंतु है वो अपने हिसाब से अनुकूल हो जाते हैं, यानी कि वातावरण के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। हम भी अपने आप को वातावरण के हिसाब से ढाल लेते हैं। तो ये हमारा संवेदनशीलता एवं अनुकूलता क्या निर्जीवों में होता है? क्या निर्जीव अनुभव कर सकते हैं? क्या इनको पता चलता है कि हमें ठंड लग रही है या गर्मी लग रही है? नहीं ना। तो ये हमारा क्या है, सभी सजीवों में ये संभव है कोई संवेदनशीलता। तो ये क्या है हमारा विशिष्ट लक्षण। संवेदनशीलता एवं अनुकूलता हमारा एक विशिष्ट लक्षण है। तो हमारा लास्ट में बचा है अब कोशिका। तो कोशिका क्या है हमारी? एक जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो कोशिका क्या है हमारी? एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो आप कोशिका के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि कोशिका क्या है, कोशिका किससे बनी होती है, क्या हम भी एक कोशिका है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कोशिका क्या होती है। तो हमारा 5 नंबर पर हमारा कोशिका आता है। तो कोशिका क्या है? हमारे जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। तो कोशिका हमारे जीवन की आधारभूत इकाई है। यानी कि कोशिका का मतलब ही जीव है, यानी कि पृथ्वी पर जो भी जीव है उसमें कोशिका पाई ही जाती है। जो प्रत्येक यानी कि छोटे से छोटा जीव है उसमें भी कोशिका पाई जाती है। तो जो हमारा कोशिका है तो ये हम जान सकते हैं कि जो कोशिका है वो क्या है? विशिष्ट लक्षण, यानी कि छोटे से छोटे जीव में भी कोशिका पाई जाती है। पृथ्वी पर सारे जीव है उसमें कोशिका पाई जाती है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ
कि पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? पृथ्वी पर कोशिका क्या है? हमारा एक विशिष्ट लक्षण है। पृथ्वी पर जितने भी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जिसमें कोशिका पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? विशिष्ट लक्षण, सजीवों का विशिष्ट लक्षण कहते हैं। तो पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो हमारी पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। ये क्या है? हमारा सबसे बड़ी कोशिका है। तो अब सबसे छोटी कोशिका कौन सी? मैंने तो आपको बता दिया कि सबसे बड़ी कोशिका। अब आप क्वेश्चन करेंगे कि सबसे बड़ी, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा। अब सबसे लंबी तो हमने सबसे बड़ी कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे छोटी है माइकोप्लाज्मा। और सबसे लंबी है तंत्रिका तंत्र, जो हमारे मानव शरीर में पाई जाती है। और मानव में सबसे बड़ी कौन सी कोशिका है? तो क्या है? अंडाणु। और सबसे छोटी शुक्राणु। और मानव की सबसे लंबी तंत्रिका तंत्र। तो यानी कि जो कोशिका है ये क्या है? हमारा एक विशिष्ट लक्षण है। तो आपको सजीवों के गुण के बारे में पता चल गया होगा। हमने पहले देखा था वृद्धि, जनन, उपापचय क्रिया, संवेदनशीलता और अनुकूलता। और लास्ट में हमने देखा कि कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है, जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। जो हमारा शरीर है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, यानी कि हमारा पूरा शरीर ही कोशिका है। तो जो सारे सजीव है, सजीव मतलब ही कोशिका, सारे सजीव है उसमें क्या पाई जाती है? कोशिका। तो इसका अर्थ है कि ये क्या है? कोशिका एक विशिष्ट लक्षण है सजीवों का। तो पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा, और मानव शरीर में सबसे लंबी तंत्रिका तंत्र, और सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, और सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सजीवों के गुणों के चैप्टर में समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।